नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। शुरुआत उज्जैन की खबर के साथ, जहां शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव शुरू हो गया है। दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए हैं। सीएम और उनकी पत्नी ने 11 दीपक जलाकर दीपोत्सव की शुरुआत की है और इस दीपोत्सव के दौरान फाल्गुन के महीने में दिवाली जैसी जगमग उज्जैन नगरी नजर आ रही है। और आज महाकाल की नगरी के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 21 लाख दीपों से अवंतिका नगरी को जगमग किया गया। रामघाट पर अकेले 11 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने पर महाकाल के भक्तों में खुशी की लहर है। डीजे की धुन पर यहां जमकर डांस हुआ, भक्तों ने खुशी मनाई। एक स्थान पर एक साथ 21 लाख दीपों का जलना वर्ल्ड रिकॉर्ड में शुमार हो गया है। रामघाट पर ही 11 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए और ये वो नज़ारा है जब उज्जैन में शिप्रा के घाट पर 21 लाख दिए जलाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। महाकाल के भक्तों में इस दौरान खुशी की लहर थी। डीजे बना, जमकर नाच गाना हुआ, खुशी मनाई महाकाल के भक्तों ने। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट हासिल किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि हर साल इसी तरह से ये महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। इसके अलावा उज्जैन शहर के बारे में एक और घोषणा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है। उनका कहना है कि अब गुड़ी पड़वा पर उज्जैन शहर का जन्मदिन मनाने की परंपरा शुरू की जाएगी। रामघाट पर 11 लाख से ज्यादा दिए जले। 21 लाख दीपों से अवंतिका नगरी को जगमग किया गया और इसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और अब आज की जो छटा महाकाल की नगरी में नजर आ रही है, इसका ऐलान किया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कि अब ये छटा हर साल महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन में नजर आएगी। यानी अब हर साल इसी तरह से धूमधाम के साथ, हर्षोल्लास के साथ महाशिवरात्रि को उज्जैन में मनाया जाएगा। इसके अलावा गुड़ी पड़वा का दिन तय किया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, जब उज्जैन शहर का जन्मदिन मनाया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज परिवार समेत उज्जैन में मौजूद रहे। दीपोत्सव की शुरुआत उन्होंने अपनी पत्नी के साथ 11 दीपक जलाकर की। उसके बाद इस महोत्सव में 21 लाख दीप एक साथ जलाए गए। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, जिसे खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रिसीव किया और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि अब हर साल उज्जैन में महाशिवरात्रि इसी धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। वहीं गुड़ी पड़वा का दिन तय हुआ है, जब उज्जैन शहर का जन्मदिन मनाया जाएगा। धार्मिक पर्यटन में महाकाल की नगरी उज्जैन को गतिशील बनाने के लिए इसके वैभव को लगातार उभारा जा रहा है। महाकाल परिसर का निर्माण भी इसी का एक उदाहरण है और मंगलवार को उज्जैन में 21 लाख दीपों को जलाना भी आस्था का ही हिस्सा है। ये उस अर्थशास्त्र की भी कल्पना है जिसे सीएम शिवराज ने सोच रखा है और जो पीएम मोदी के जहन में भी बसी हुई है। उज्जैन में बना नया रिकॉर्ड। महाशिवरात्रि में दीपों से हुआ श्रृंगार। शिप्रा के तट रोशनी से नहाए। आस्था से आसान होगी अर्थशास्त्र की राहें। ये आस्था की चमकीली तस्वीर है। इस रोशनी से अर्थव्यवस्था की नई राहें भी रोशन होने वाली हैं और सियासत की भी। उज्जैन में महाशिवरात्रि के मौके पर 21 लाख दीप जलाकर नया रिकॉर्ड बनाया गया। उज्जैन में ही महाकाल कॉरिडोर की भी चर्चा खूब है। पर्यटन के लिहाज से महाकाल कॉरिडोर काफी अहम माना जा रहा है।
और पर्यटकों की सुविधा के लिए भी शिवराज सरकार लगातार कुछ नया करने में जुटी है। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जब यहां आए थे, तब शिवराज ने आस्था से अर्थशास्त्र को गति देने के लिए नया आइडिया भी सुझाया था। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, अपने महाकाल बाबा की नगरी को मास रैपिड ट्रांसपोर्ट से जोड़ने की कृपा करें। गडकरी जी तो कहीं केबल कार चला रहे हैं, कहीं पानी में बस चला रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि एक ऐसी बस हवा में चला दो कि रेलवे स्टेशन उतरे लोग, बस में बैठे और सड़क के बजाय हवा से ही महाकाल मंदिर पे आ जाएं। आपको मजाक लग रहा होगा, यह संभव नहीं है, यह संभव है। महाशिवरात्रि पर दीपोत्सव का आयोजन भी उसी आस्था से अर्थशास्त्र की ओर बढ़ाया गया कदम है। हालांकि कांग्रेस काल में भी ओम सर्किट जैसी बातें चर्चा में रहीं। कहा गया कि ओमकारेश्वर, इंदौर और उज्जैन को जोड़कर एक नया इकोनॉमिक सर्किल तैयार किया जाएगा, मगर वो बातें शिवराज के आते ही धरातल में मूर्त रूप होती दिख रही हैं। दरअसल ये कॉन्सेप्ट पीएम मोदी का है। पहले जब वो गुजरात के सीएम रहे तो सोमनाथ को डेवलप किया, फिर केदारनाथ और वाराणसी पर फोकस किया। इसी का हिस्सा महाकाल और ओमकारेश्वर भी है। अगर हम लोग फंड के हिसाब से देखें, परिसर के हिसाब से देखें, श्रद्धालुओं की सुविधा के हिसाब से देखें, तो मुझे लगता है कि धार्मिक स्थलों में और जो धार्मिक पर्यटन के मामले में भारत भर में ये एक अकेला ऐसा केंद्र बनकर उभरेगा जिसकी तुलना किसी दूसरी जगह से करना मुश्किल होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से बेस्ट कॉरपोरेशन करके एक बड़ी इंडस्ट्री है जो लगभग 5000 लोगों को रोजगार देगी। उसने अपना काम चालू कर दिया है। प्रतिभा सिंटेक्स भी यहाँ पर आने वाली है, उनका ज़मीन भी अलॉट हो गई है, वो भी लगभग 5000 लोगों को रोजगार देने वाले हैं। उद्योग विभाग ने एक आईटी पार्क और एक फिनटेक सिटी नाम से जो है वो बनाने की योजना की इच्छा जाहिर करी है, उस संबंध में कम्युनिकेशन किया है। हमने एक इंडस्ट्रीज़ का पूरा पूल भी लैंड का तैयार किया है जो लगभग 150 हेक्टेयर का भी हमारा हो गया है। उसके लिए भी इंडस्ट्रीज़ लगातार हमसे संपर्क कर रही हैं। हमको मालूम है ईयर एंडिंग में अंग्रेजी साल को लेकर के यूरोप कितनी तैयारी करता है, अरब में बहुत बड़ी तैयारी होती है। तो हमारे धार्मिक त्योहारों को अगर हम इस ढंग से लेते हैं तो दुनिया का ध्यान आकर्षित होता है और ये पर्यटन को भी बढ़ावा देगा और हमारी अपनी उस गौरवशाली परंपरा को भी प्रज्वलित करेगा, जिसके कारण से हम दीप संस्कृति में विश्वास करते हैं। महाकाल प्रोजेक्ट से दो तरह की तस्वीर बदलेगी। पहला, दर्शन आसान होंगे। दूसरा, दर्शन के साथ लोग धार्मिक पर्यटन भी कर पाएंगे। कैंपस में घूमने, ठहरने, आराम करने से लेकर तमाम सुविधाएं होंगी। 2 से बढ़कर 20 हेक्टेयर में फैलने जा रहा है महाकाल कैंपस। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से ये 4 गुना बड़ा हो जाएगा। अंदाजा लगा लीजिए कि आस्था से अर्थशास्त्र की राह कितनी आसान होगी। अब सवाल ये है कि जब ये सब होगा तो क्या सियासत श्रेय नहीं लेगी? रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की तरफ, जहां सीएम भूपेश बघेल राजिम माघी पुन्नी मेले के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित कई नेता जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। सीएम भूपेश ने राजीव लोचन मंदिर में पूजा की और गंगा आरती में भी शामिल हुए। इसके साथ ही लक्ष्मण झूले का भी उद्घाटन किया। सीएम भूपेश ने इस दौरान कहा कि झूले का निर्माण होने से लोग कुलेश्वर महादेव के दर्शन कर सकेंगे और इससे यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सीएम ने आगे कहा कि सर्व सुविधा युक्त मेला ग्राउंड का निर्माण किया गया है, जिससे कितना भी बड़ा आयोजन यहाँ पर हो वो आसानी से किया जा सकेगा। सैकड़ों साल से ये परंपरा चले आया है। आज ये जन झूला के निर्माण हो है, बरसात के दिन में कुलेश्वर महादेव के दर्शन नहीं कर पाते रहे। जब बाढ़ आत रही तक पुजारी नाव में आए जाए पड़त रही से, लेकिन ये झूला बने के बाद अब न केवल पुजारी ला बल्कि आम पर्यटक ला, श्रद्धालु मन ला भी सावन भादो के महीना में भी आसानी से भगवान कुलेश्वर महादेव के दर्शन करे के लाभ मिली और पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण। खबर बात करेंगे रूस और यूक्रेन जंग की। यूक्रेन पर रूस का कहर लगातार जारी है और इस बीच आज खबर आई कि खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। नवीन शेखरप्पा कर्नाटक का छात्र था
बमबारी में उसकी मौत होना बताई जा रही है। इस घटना के बाद पीएम मोदी ने नवीन के परिवार से बात की है। नवीन की मौत पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। नवीन के साथियों का कहना है कि वो खाना लेने के लिए बाहर निकले थे। एमबीबीएस 4th ईयर के स्टूडेंट थे। 21 साल उनकी उम्र बताई जा रही है। यूक्रेन में रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे और जंग के दौरान वहां पर फंसे हुए हैं। अपने साथियों और खुद के लिए खाना लेने निकले थे। उनकी मौत हो गई है। इस पूरी घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। नवीन की मौत पर उनके परिवार से बात करते हुए पीएम ने इस घटना पर दुख जाहिर किया है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के हालात अब और भी ज्यादा बिगड़ रहे हैं। यूक्रेन में अब रहवासी क्षेत्रों में भी भारी बमबारी जारी कर दी गई है। इसी बीच सैकड़ों की संख्या में भारतीय छात्र यूक्रेन में फंस गए हैं, जिनकी सुध ना तो भारत सरकार ले पा रही है और ना ही वहां का स्थानीय प्रशासन। धार जिले के घाटा बिल्लौद का एक छात्र प्रतीक कई भारतीय छात्रों के साथ एक मेट्रो स्टेशन में रहने को वहां मजबूर है। प्रतीक का कहना है कि उसकी 27 फरवरी को फ्लाइट थी, लेकिन जबरदस्त बमबारी की वजह से बाहर निकल पाना ही बेहद मुश्किल था। फिलहाल खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हर घंटे हो रहे धमाकों से डर का माहौल बना हुआ है। भारत सरकार उन्हें रोमानिया बॉर्डर पर जाने के लिए कह रही है, लेकिन यहां से रोमानिया बॉर्डर 1500 किलोमीटर दूर है, जबकि 500 मीटर जा पाना दूभर है, तो 1500 किलोमीटर का सफर कोई कैसे तय कर सकता है। प्रतीक से इन हालात की जानकारी मिलने के बाद उनके परिजन अब चिंता में आ गए हैं। वो बेटे की मदद की गुहार लोगों से लगा रहे हैं, सरकार से लगा रहे हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता ने। और इसी स्टेशन के ऊपर सर यहाँ पे बम ब्लास्ट हो रहे हैं, जस्ट ऊपर, और पूरा वाइब्रेशन हो रहा है, नीचे पूरा हिल रहा है मेट्रो स्टेशन हमारा। ये अभी जिस जगह हो वहां पे क्या स्थिति है? सर यहाँ पे देख सकते हो आप, ये मेट्रो स्टेशन है और मेट्रो भी यहाँ पे लगी है। नहीं, बॉम्बरिंग वगैरह की टेम्परेचर काफी माइनस है। हाँ, टेम्परेचर काफी माइनस है, -10 में सो रहे हैं हम। अच्छा, ये जो बच्चे और भी तुम्हारे साथ कितने स्टूडेंट है अभी इस समय वहां पे? सर अप्रोक्सीमेटली मेट्रो में हमारे पास 70-75 स्टूडेंट्स हैं। क्या स्थिति है इनकी? थोड़ा सा वीडियो कैमरा इनकी तरफ मुंह करके दिखाइए कि ये किस स्थिति में अभी है वहाँ पे। देखिए सर, ये माइनस टेम्परेचर में सब नीचे ही सो रहे हैं और कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। आप पानी नहीं है सर, हम टैप वाटर पी रहे हैं। आप इंडियन स्टूडेंट के अलावा और भी कोई है वहाँ पे, विदेशी या यूक्रेन के लोग? बिल्कुल बिल्कुल सर, लोकल लोग भी हैं यहाँ पर, यूक्रेनियन लोग भी, आप वो देख सकते हैं, वो भी इसी सेम कंडीशन में ही है। ये देखिए, वो भी यहाँ पर बस ये नीचे लगा कर सो रहे हैं बस। ये देखिए। तो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट, छोटे बच्चे हैं। हाँ जी। वहाँ की जो यूक्रेन गवर्नमेंट है वो आपकी या जो लोकल लोग फंसे हुए उनकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर पा रही है? कोई मदद नहीं कर रही है सर। कोई एनजीओ के लोग कभी कभी कुछ खाना देने आते हैं, तो वो तो ऐसा है कि 40 लोगों के ऊपर एक ब्रेड का पैकेट देके जा रहे हैं, जिसमें 15 ब्रेड है। कोई आप आधी ब्रेड तोड़ के खा लो तो खा लो आप। तो अभी आपके पास खाने पीने की क्या व्यवस्था है? पानी पीने कोई व्यवस्था नहीं है सर। जो इमरजेंसी में जिस दिन बम ब्लास्ट हुई थी तब कराए थे, जब बस 1-2-3 दिन का खाना लेकर आए थे, बस अभी इधर उधर से शेयर करके खा रहे हैं। अच्छा, अभी कोई इवैक्यूएशन प्लान नहीं किया। 1 दिन 2 दिन में तो सर बहुत स्थिति खराब होने वाली है। बच्चे बीमार हो रहे हैं सर, मेट्रो में कोई मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है। चलिए, स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं और जंग अगर कुछ दिन और चली तो यकीनन ये स्थितियां कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। अगली खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां राज्यपाल अनुसुईया उइके ने एक पत्र लिखा है और ये पत्र उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को लिखा है। अपने इस पत्र के जरिए उन्होंने यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों को सकुशल वापस लाने की बात कही है। नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन ने एक संपर्क सूची उन्हें सौंपी है, जिसके जरिए यूक्रेन में फंसे राज्य के 110 विद्यार्थियों की जानकारी राज्यपाल को दी गई है और राज्यपाल ने अब इससे संबंधित पत्र विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को लिखकर छत्तीसगढ़ के जो छात्र यूक्रेन में फंसे हैं उन्हें सलामती के साथ वापस लाने की बात कही है, अपील की गई है। यूक्रेन पर रूसी हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं और जिस तरह का विरोध रूस को अब झेलना पड़ रहा है, उससे ये डर बना हुआ है कि रशिया कहीं यूक्रेन पर खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर ना दे।
इन रूसी हथियारों में फादर ऑफ ऑल बॉम्ब जैसा घातक हथियार भी शामिल है। आखिर इसे क्यों इतना मारक और घातक माना जाता है, आइए समझते हैं। वैक्यूम बम दरअसल एक एविएशन थर्मोबैरिक बॉम्ब ऑफ इंक्रीज्ड पावर यानी ATBIP कहलाता है। यह परमाणु बम तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं। साल 2007 में रूस ने इसे बनाया था। इससे 44 टन TNT का धमाका पैदा हो सकता है, जो आसपास के 300 मीटर के एरिया को राख में तब्दील कर सकता है। TNT यानी ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन एक केमिकल है जिससे बम बनाया जाता है। करीब 15,560 पाउंड या 7,100 किलोग्राम वजन का ये बम एक थर्मोबैरिक वेपन है, जिसे एरोसोल बम, वैक्यूम बम या फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव भी कहा जाता है। रूस का ये डेंजरस बम अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बम से भी करीब 4 गुना ज्यादा पावरफुल है। यह माहौल में मौजूद ऑक्सीजन सोखकर जमीन के ऊपर ब्लास्ट करता है। धमाके से हाई टेम्परेचर और सुपरसोनिक विस्फोटक तरंगें या शॉक वेव निकलती हैं। ऐसी तरंगें रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर डालती हैं। जैसे ही किसी जेट से इसे नीचे गिराया जाता है, ये जमीन से कुछ फीट की ऊंचाई पर हवा में ही फट जाता है। इससे होने वाली तबाही एक छोटे परमाणु बम जितनी हो सकती है। जहां ये फटता है, वहां पर बेहिसाब एनर्जी और गर्मी निकलती है। इसके रास्ते में जिंदा आदमी आए या फिर कोई कंक्रीट की इमारत, ये सबको जलाकर भस्म कर सकता है। रूस का फादर ऑफ ऑल बॉम्ब और अमेरिका का मदर ऑफ ऑल बॉम्ब थर्मोबैरिक वेपन्स के भयानक वर्जन हैं। इन हथियारों को सोवियत संघ और अमेरिका ने 1960 के दौर में ही बनाना शुरू कर दिया था। ये बम थर्मोबैरिक बम हाई टेम्परेचर विस्फोट करने के लिए आसपास की हवा में मौजूद ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। आम बमों की तुलना में थर्मोबैरिक बम कई गुना ज्यादा एनर्जी और शॉक वेव पैदा करते हैं। ऐसे बम पानी के अंदर ज्यादा ऊंचाई पर और खराब मौसम में काम नहीं करते हैं। इसका इस्तेमाल किलेबंदी, सुरंगों, बंकरों और गुफाओं को बर्बाद करने में होता है। शहरी इलाके जहां आबादी ज्यादा घनी होती है, वहां ये बम मौत का तांडव कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।